गुड इवनिंग। बहुत दिन तो नहीं, क्लास तो डेली ही हो रही है। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ रहे थे और हमने रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया था। हमने बोर साहब के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे, है ना। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, रिडबर्ग फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। और मैंने ये आपको समझाया था कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आता है। मैं आपको समझा दे रहा हूं दोबारा, कोई बात नहीं अगर आपको याद ना हो, मुझे भी याद नहीं कि मैंने कहा था छोटा सा। मान लीजिए न्यूक्लियस और ये हमारे ऑर्बिट्स है। तो दोस्तों एक चीज सिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां जंप करता है, तो आपको n1 n2 पता लग जाएगा कि मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो मैंने एक जगह 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर, एक जगह 4 का स्क्वायर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करेगा तो एनर्जी छोड़ेगा, और जो एनर्जी छोड़ेगा उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है। यानी कि यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आप सुनते रहना ध्यान से। अगर हम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन निकाल लेंगे, तो हम एक चीज को ध्यान से समझेंगे। यहां से अगर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ, तो C की वैल्यू फिक्स होती है। C की वैल्यू होती है 3×10⁸। ये फॉर्मूला बताया होगा मैंने। तो अब देखो आपने वेवलेंथ निकाल लिया, तो आपको ये वाली वैल्यू पता है, ये पता है, तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी निकाल सकते हो। अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकाल लोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है H×F, तो आप एनर्जी ऑफ रेडिएशन भी निकाल सकते हो। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर जंप कर रहा है, तो वहां पर आप रेडिएशन की, जो रेडिएशन निकलेगा उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, और उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हो कि कितना एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में है। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या बात सबको समझ में आ गई? अब दोस्तों छोटी सी बात बता दूं आपको, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो कुछ बातें याद कर लो। क्लास 12th में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन 11th में बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का। फिर भी देखिए, आपसे कभी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोले, एक बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और एक बोलेंगे आपसे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की कहानी क्या होती है? अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है तो मान लीजिए कहीं पर आपने बोला कि भाई मेरा n1 की वैल्यू है 2, तो आपका जो n2 है वो ऑटोमेटिक इनफाइनाइट होगा इस फॉर्मूले के अंदर, है ना। समझे मेरी बात को? जैसे मैंने कहा कि भाई
एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि भाई मेरा n1 की वैल्यू n है, तो n2 क्या होगा, n2 इन्फिनाइट होगा। लेकिन जब आपसे कोई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेगा, तो अगर n1 की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो n2 की वैल्यू 2 + 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर n1 की वैल्यू n है, तो n2 की वैल्यू n + 1 होगा। ये नियम याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा कि यार एक बाल्मर का मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बाल्मर सीरीज के लिए, और मैं बातें कर रहा हूं भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है मुझे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो बाल्मर के लिए आप सबको पता होगा n1 की वैल्यू 2 होती है, लाइमन बाल्मर, बाल्मर दूसरे नंबर पे आता है। तो n2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये लॉन्गेस्ट का क्वेश्चन है, तो लॉन्गेस्ट में अगर कोई 2 है तो इसका आंसर क्या, अगर n है तो अगला आंसर क्या होगा, n + 1। यानी यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1, जो कि हमारा 3 होगा। यानी अगर एक की वैल्यू 2 है तो दूसरी क्या होगी, 3। इट्स वेरी सिंपल। ये 12th में ज्यादा पूछते, 11th में ज्यादा नहीं पूछते। अब दोस्तों अगर इस चैप्टर की बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा, तो आपको मैं 2 प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, एक थे हमारे पास डी ब्रोगली साहब, ठीक है ना, डी ब्रोगली, एक डी ब्रोगली साहब थे, और एक थे हमारे पास हाइजनबर्ग, ठीक है, हाइजनबर्ग बोलते हैं, हाइजनबर्ग, जो मर्जी बोलो, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हम डी ब्रोगली साहब की हेल्प से पता क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेसिकली हम डुअल नेचर पढ़ रहे हैं, दो नेचर, समझा रहा हूं कैसे। देखिए, डी ब्रोगली साहब का कहना था कि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, mv। अब यहां पर h तो कांस्टेंट है, v का मतलब वेलोसिटी या स्पीड ले लो, m का मतलब मास है। तो हमारे डी ब्रोगली साहब का मानना था कि अगर किसी भी चीज के पास मास होगा और उसके पास स्पीड होगी, तो उसके पास वेवलेंथ होगा। यानी इस पेन के पास मास है और पेन के पास अगर स्पीड है, तो पेन को भी वेव कह रहे पेन के पास भी वेवलेंथ होगा। यानी अब मटेरियल को भी वेव कह रहे। कुछ अजीब सा लग रहा है, लग रहा होगा। तो मटेरियल को भी वेव कह रहे थे, तो कहते डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मैटर के दो नेचर है। कैसे, अभी आप देख रहे हो तो ये मैटर है, और इसको हम वेलोसिटी दे देंगे तो ये बन जाएगा वेव। तो जिसके पास ये मास और वेलोसिटी होगा, उसके पास वेवलेंथ होगा, ठीक है। आमतौर पर ये सब चीजें हम करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब चीजों के लिए करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर मास है और वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ भी होगा। तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मतलब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज ऑलवेज अ वेव, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है। किसी को लिखना है कभी तो वीडियो देख के या कैसे भी तो बता देता हूं, ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर इज ऑलवेज अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग इलेक्ट्रॉन। बस बात खत्म। तो ये डी ब्रोगली साहब का फॉर्मूला है, जिसके ऊपर एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, एच की वैल्यू पता है, मास और वेलोसिटी को पुट करो और खेल खत्म। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हो, तो वेवलेंथ का आपको यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, h/2m काइनेटिक एनर्जी, जहां पर k का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। दोबारा बोल रहा हूं, यहां k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो 2mk वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जब काइनेटिक एनर्जी दिया हो, और काइनेटिक एनर्जी ना दिया हो तो सिंपल फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। अब हाइजेनबर्ग साहब का क्या मतलब था, हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन को हम कैलकुलेट करने नहीं कर सकते कुल मिला के। तो हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, उन दोनों को एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरी पोजीशन और वेलोसिटी को आप एक साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो, मैं चल रहा हूं, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, बात समझ पा रहे हो? तो या तो आप मेरी पोजीशन पर नजर रख पाओगे, या तो मेरी वेलोसिटी पर नजर रख पाओगे। नहीं समझ पा रहे बात को? दो चीजों को साथ में कैलकुलेट करने में गलतियां होती है। तो हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट momentum and position of an electron
साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो डेफिनेशन पे मत जाओ, सिंपल डेफिनेशन है कि एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, मैं इक्वल का साइन लेके चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच बाई एम बी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एच बाई एम बी लिख दिया मैंने, सॉरी, इनका था 4 पाई है ना, हाँ वही h बाई 4 पाई m, ये इनका इक्वेशन था। ये जो डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन जो सर्टेन ना हो, जिसमें गलतियां हो। डेल्टा पी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम खोल के लिखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, देखो डेल्टा एक्स, मास को मैं बाहर ले लू, मास को, तो डेल्टा वी एच बाई 4 पाई एम, जो 4, अच्छा एम यहां नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी गाइस, अभी एम नहीं आएगा, एक्चुअली मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो उसके मास को मैं नीचे लाऊंगा तब एम आएगा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी 4 पाई एम, ये हो गया करेक्ट फॉर्मूला। यहां पर पहले मास नहीं आएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स डेल्टा पी, पी मतलब मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इस प्रकार से ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, और मैंने प्रिंसिपल आपको बोल के भी सुना दिया, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली फॉर अ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। अब दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर चुके हैं। अब आपका आता है लास्ट में वेव मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए जो वेव मॉडल ऑफ एटम है आपका, आपको मैं क्लियरली बता दूं, जो हमारा वेव मॉडल ऑफ एटम है, इसमें आपको क्या चीज है जो देखने को मिलता है। देखिए जो हमारा वेव मॉडल ऑफ एटम है, इसमें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को पढ़ना होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम, अब देखो वेव मॉडल ऑफ एटम कब आया, अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रॉन के साथ वेव को जोड़ दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है। अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव बन गया है, तो अब हमें वेव मॉडल ऑफ एटम पढ़ना पड़ रहा है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और कह सकते हो क्वांटम नंबर, ये सब हमें पढ़ना होता है। बिल्कुल बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। अब देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। तो वेव मॉडल ऑफ एटम में हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, और क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्वांटम नंबर बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की, इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर देता है, जिसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके मेन शेल को रिप्रेजेंट करता है, मेन शेल। ये मेन शेल के बारे में आपको बताता है। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझने के लिए एक इमेजिनरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, देखिए कि कुछ वर्ड्स बदलेंगे, समय के साथ आपको सिखा दूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए एटम का न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस के आसपास जो है ना, इसको हम बोलते हैं शेल, शेल। तो ये आप, अगर मैं इसको न्यूक्लियस बोलता हूं, देखिए अंदर वाले को अगर मैं न्यूक्लियस बोलता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये मेरा शेल है, शेल, और ये भी शेल है। तो ये आपका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेन शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, तो आप ऑटोमेटिक समझने लग जाएंगे कि सर बात कर रहे हैं, सर किसकी बात कर रहे हैं, सर इसकी बात कर रहे हैं। 1 का मतलब ये है, 2 का मतलब ये है, 3 का मतलब ये होगा। और इसको आप ऐसा मान के चलिए, इसको n को हम अगर ट्रिक्स वाइज बोले तो इसको हम बिल्डिंग बोला करेंगे, कि ये बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। एक एटम के अंदर अलग अलग बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4। फिर दोस्तों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद हमारे पास जो आता है, वो आता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये जो क्वांटम नंबर है, इसकी क्या खास बात है बताता हूं मैं आपको। ये जो क्वांटम नंबर, इसकी खास बात क्या है, ये आपके सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, सबसेल। अब सबसेल का मतलब क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अंदर फ्लैट होते हैं, फ्लैट। एक बिल्डिंग है, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लोर, जो फ्लोर होता है, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 2। तो ये सबसेल है, ये शेल है, मेन शेल, ये सबसेल। तो इसको अगर हम ट्रिक वाइज लेके चले,
तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपके फ्लैट्स को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लैट्स, और इसके लिए सिंबल जो है वो एल इस्तेमाल होता है। एल इज द सिंबल फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये जो एल की वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट होती है, तो एल की वैल्यू आपकी 0 to n-1 होता है। अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो समझाने का बहुत सिंपल तरीका रहेगा। मान लो कोई आपसे कहता है कि भैया n की वैल्यू मेरी 1 है, कोई कहता है कि n की वैल्यू 1 बोल रहा हूं मैं, n की वैल्यू मान लो कोई कहता है 3 है, तो बिल्डिंग नंबर 3, तो आप पहुंच जाओगे इस बिल्डिंग नंबर 3 में जिसको मैंने व्हाइट से हाईलाइट किया, ये बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3। फिर वो बोलेगा बताओ इसमें कितने फ्लैट्स के बारे में बोलेगा, तो आप निकालोगे एल। एल की वैल्यू होती है 0 से n-1, यानी 0 से 0 1 n-1 का मतलब है 3 से एक छोटा, 0 1 2 तक जाऊंगा मैं, तो ये फ्लैट्स है। यानी बिल्डिंग नंबर 3 में, बिल्डिंग नंबर 3 के अंदर एक 0 एक 1 और एक 2 है, मतलब ये काउंटिंग बताएगा आपको 3 फ्लैट्स है। फ्लैट नंबर 0 मतलब ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा मान लो। तो बिल्डिंग नंबर 3 में, बिल्डिंग नंबर 3 में एक ग्राउंड फ्लोर है या बेसमेंट मान लो, बेसमेंट है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है। बेसमेंट को हम प्यार से एस बोलते हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हम प्यार से पी बोलते हैं, और जो सेकंड फ्लोर है उसको क्या बोलते हैं, डी, एसपीडी। ठीक है, तो ये जो एल है, एल बेसिकली बताएगा कौन सा फ्लोर है। ये है बिल्कुल बेसमेंट है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। तो ये हो गया आपका बिल्डिंग, और बिल्डिंग में फ्लोर्स की वैल्यू एल से मिलती है, एल की वैल्यू होती है 0 से n-1। वैसे ये जो, अगर मान लो मैं एन की वैल्यू 4 लेता फॉर एग्जाम्पल, या एन की वैल्यू 4 लेता, तो ये होता है 0 1 2 3 तक जाता है ये, और फिर इसको बोलते हैं हम एस पी डी एफ। तो ये एस नाम का फ्लैट, ये पी नाम का फ्लैट, ये डी नाम का फ्लैट, ये एफ नाम का फ्लैट। तो बेसिकली ये फ्लैट है, फ्लैट। फिर दोस्तों जब हम फ्लैट के बारे में जान लेते हैं तब हमें कमरों के बारे में जानना होता है, कमरों। तो कमरे के बारे में हमें पता लगता है किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें कमरों के बारे में पता लगता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, सर बता दो एक बार। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अगर मैं हिसाब किताब बताऊं तो कुछ भी नहीं है, इसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। अब तो बोलोगे सर ऑर्बिटल्स क्या है, तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। पहले एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग नंबर हमने बोला भाई बिल्डिंग नंबर 4 है, समझिए, यह है आपका बिल्डिंग नंबर 4। एटम के अंदर बिल्डिंग नंबर 4, बिल्डिंग नंबर 4 के अंदर आपने बोला भैया बिल्डिंग नंबर फ्लोर में एक तो बेसमेंट है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर है। लेकिन अब हमें यह देखना है कि जो बेसमेंट है उसमें से कितने, कोई रूम बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो कमरे की बात करेंगे हम। ये फ्लोर्स था, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो अब ऑर्बिटल्स का मतलब यहां पर क्या है, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है रूम्स, कमरे। फ्लैट के अंदर हम रूम्स की बात करेंगे, हम रूम्स। अब देखिए ऑर्बिटल क्या होता है, थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा ऑर्बिट, तो ऑर्बिट होता है 2D पाथ। जो बोर्स मॉडल में वर्ड यूज हुआ था वो ऑर्बिट है, लेकिन अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स होता है 3D स्पेस, 3D स्पेस वेयर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसको समझने का प्रयास कीजिए। बात समझ पा रहे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3D स्पेस, 3 डायमेंशन स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हम रूम कह रहे हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो रूम निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा टेक्निक होता है, -L2 + L। अब मान लो मेरे पास बेसमेंट है, अब मुझे देखना है कि बेसमेंट में कितने कमरे हैं। तो बेसमेंट का मतलब क्या होता है, एल की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी ml होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो आपको रूम्स के बारे में बताएगा। तो मैंने कहा भाई बेसमेंट में कितने कमरे देखते हैं हम, तो हमने कहा बेसमेंट के लिए हम ml लगाएंगे, और ml का मतलब क्या होता है बताओ, -L से +L, और बेसमेंट का मतलब क्या है बताओ, 0। तो L की वैल्यू 0 है, तो -0 से +0, क्या आंसर आएगा, 0। यानी बेसमेंट के अंदर भाई साहब, बेसमेंट ही है वो पूरा, समझ रहे हो। तो बेसमेंट के अंदर, यानी कि अगर हमारा ये बेसमेंट है, तो बेसमेंट के अंदर बस एक पूरा हॉल है, क्या है, हॉल। तो उसको हम एक रूम मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 ऑर्बिटल, क्या मानेंगे इसके अंदर, 1 ऑर्बिटल। तो एक बेसमेंट के अंदर हम 1 ऑर्बिटल मानते हैं,
यानी एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एस के अंदर एक। फिर दोस्तों हमने कहा चलो अब फर्स्ट फ्लोर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर में कितने कमरे हैं? तो फर्स्ट फ्लोर के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। फर्स्ट फ्लोर के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसके लिए एम एल निकालेंगे, तो माइनस एल से प्लस एल, माइनस एल से प्लस एल ना, माइनस एल टू प्लस एल, तो -1 से +1, तो -0 +1। तो यहां पर हमें पता लगा कि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसके अंदर एक रूम है -1 नाम का, एक रूम है 0 नाम का, और एक रूम है +1। यानी कितने काउंटिंग्स आई है? 3। तो हम समझ गए पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर में होंगे 3 ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब मित्रों हम आ चुके हैं कहां पे? हम ये हो गया बेसमेंट हो गया, आप सेकंड फ्लोर की बात करते हैं। तो सेकंड फ्लोर की अगर हम बात करेंगे तो एल की वैल्यू 2 होगी। तो अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो हम एम एल निकालेंगे। तो एम एल क्या होगा बताओ? -L2 + L। अब -L से +L यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, तो 5 कमरे कितने हैं? 5। तो डी के अंदर यानी कि जो हमारा डी वाला है, डी के अंदर है 5 ऑर्बिटल्स। समझे मेरी बात को? वैसे ही एफ के अंदर आप सॉल्व करोगे ना तो ये होगा -3 से लेके +3 तक 7 ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको क्वांटम नंबर बताता है कि मेन सेल क्या है, सब सेल क्या है, और सब सेल के अंदर कितने कमरे हैं, ऑर्बिटल्स क्या है। फिर दोस्तों हमारे पास जब हम ये सब पढ़ लेते हैं ना, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लोग कर लेना। क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे दे रहा हूं कि मैंने बोला भाई n = 4 है, n = 3 है, तो टोटल ऑर्बिटल्स बताओ, टोटल ऑर्बिटल्स। तो पहले ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से फ्लैट में जाओगे, फ्लैट से कमरों पे जाओगे, फिर कमरों को काउंट कर लोगे। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे मैं काउंट करना सिखाऊं, देखो अभी याद हो जाएगा। देखो अगर n3 है तो l क्या होगा? l 0, 1, 2। 0 का मतलब बेसमेंट, बेसमेंट में एक ही रूम है पूरा हॉल, एक रूम यहां। फर्स्ट फ्लोर में कितने रूम थे? 3 रूम थे। सेकंड फ्लोर में कितने रूम थे? 5 रूम। तो आंसर कितना आ गया? 9 ऑर्बिटल्स। आई बात समझ में? अगर तुमने बस ये याद कर लिया कि किसके अंदर कितने कमरे होते हैं, एफ के अंदर 7, डी के अंदर 5, पी के अंदर 3 और एस के अंदर 1 कमरे, तो इजीली क्वेश्चंस को हैंडल करने लग जाओगे। अब लास्ट एक क्वांटम नंबर होता है जिसके बारे में आपको बताऊं, तो हमारे पास एक लास्ट क्वांटम नंबर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमारा 4th क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा मैग्नेटिक करा दिया ना, स्पिन, सॉरी, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ये हमारा होता है ±½ मतलब क्या है? मतलब +½ -½ अगर वो स्पिन का मतलब होता है घूमना है, स्पिन जैसे बॉल स्पिन करती है, तो +½ है तो क्लॉकवाइज, -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको तुम क्लॉक बोलोगे तो ये होगा एंटी, और इसको समझ पा रहे हो? ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन जो सारी कहानी थी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया है। अगर आप लिख लिख के पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हेलो एवरीवन, हेलो दक्ष, हेलो निहारिका। नोट करेंगे सारे बच्चे?
दक्ष बेटा स्पैम मत करो, ब्लॉक हो जाएगा, वरना ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें। हो गया, क्वांटम नंबर हो गया। अब इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं, अब तो वही बातें हैं कि भाई नोड्स क्या होते हैं, रेडियल नोड्स, नोड्स फोर्स, एक्सचेंज, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना। चलो, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में सारे रूल याद है नहीं याद है? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में पहला नियम क्या है बताओ? क्या नाम है पहले नियम का? अरे नियम का नाम क्या है? होन्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है वो? और होन्स रूल क्या कहता है? होन्स रूल ऑफ मल्टीपल, क्या? कोई नहीं पढ़ के आया ना। अब बताओ होन्स रूल। फिर पॉली क्या कहता है? तो पहले क्या पढ़ना चाहिए? हैं? पहले होन्स रूल नहीं पढ़ना चाहिए? होन्स रूल क्या कहता है पता है किसी को? एक एक करके भरेंगे। होन्स रूल कहता है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी। अरे तुम लोग कुछ भी नहीं याद है यार, तुम लोग एग्जाम टाइम आ गया है। बताओ यार। देखो, नियम को समझने का प्रयास करो सारे बच्चे प्लीज। देखिए, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में ना आपको डेफिनेशन तो खुद ही पढ़ना है। मैं आपको सिंपल सिंपल सारी बातें समझा रहा हूं, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। हमारे पास नियम्स है, आपके पास एक तो होन्स रूल मिलेगा आपको, और इसका पूरा नाम भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। अब बताओ, नहीं पता है? सब भूल जाते हैं। एक्सक्लूजन, होन्स रूल, और एक आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको पॉलीज। अच्छा, तो पॉलिस का क्या है फुल फॉर्म? फिर पॉलिस का एक्सक्लूजन है बेवकूफो। पॉलिस, पॉलिस प्रिंसिपल लिख देते, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोस्तों, हमारे पास फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में आपको दो नियम मिलेंगे। ये दोनों नियम आपको क्या सिखाते हैं ये समझने का प्रयास कीजिए, और इनके डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोल रहा हूं, तो होन्स रूल और पॉलिस साहब का प्रिंसिपल क्या कहता है, खुलेआम इसकी बातें करते हैं। देखिए, ये जो होन्स रूल है वो कहता है, और पॉलिस रूल, देखो इन सबका एक ही मतलब है। देखिए, इनका मानना यह है कि मान लीजिए आपके पास पी नाम का ऑर्बिटल है, तो आप बोलोगे पी के अंदर हमारे पास 3 कमरे हैं, बताया था मैंने। लेकिन इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, या मैं कहता हूं आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कई लोग क्या कर सकते हैं, कई लोग ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, 1 2 ऐसे लगा सकते हैं। सुनो, एक ही में भर देंगे चारों को। कई लोग ऐसे बोलेंगे 1 2 3 4, तो ये सब नहीं चलेगा। इन रूल्स का बनाने के पीछे रीजन क्या था? ये लोग स्टेबिलिटी को देख के बातें करते हैं। ये लोग कहते हैं कि भैया एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो, और जब भी इलेक्ट्रॉन भरोगे अपोजिट स्पिन में भरोगे, यानी एक में 2 भरना अलाउड है। ऐसे 1 2,
पहला नियम। लेकिन इससे पहले क्या समझना है कि मान लो अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सबसे पहले सिंगल सिंगल भरो, 1 2 3। अब चौथा बच गया है तो मजबूरी में पेयरिंग कर दो। नहीं समझे मेरी बात को? तो यही रूल्स है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड इन वन ऑर्बिटल। और पेयरिंग तब तक नहीं करना है, पेयरिंग तब तक नहीं करना है जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड ना हो जाए। कहानी क्या है, दोबारा समझा रहा हूं। मान लो मुझसे किसी ने बोला कि भाई तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और मैंने कहा अच्छा अलाउड है 1 में 2 भरना, 1 2 3 4 ऐसे भर रहा हूं। गलत, ये तरीका गलत माना जाएगा। सबसे पहले आप 1 2 3, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो 2 नियम है, हुन्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हुन्स रूल और पॉली प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों इकट्ठे हमें क्या सिखाते हैं? दोनों सिर्फ हमें यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, और पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक आप सिंगल सिंगल ना भर दो। पहले सिंगल सिंगल भर दो, फिर अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे, अब पेयरिंग करोगे। और पेयरिंग कैसे होगा? अपोजिट स्पिन में। पेयरिंग हमेशा अपोजिट स्पिन में करना है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मेरे को कहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सबसे पहला नियम है कि आप 1 भरिए, 2 भरिए, 3 भर दिए। अब चौथा भरो तो पेयरिंग करो, पर अपोजिट स्पिन में। ठीक है? तो हुन्स रूल कहता है आपका कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और पॉली साहब कहता है कि पेयरिंग जब तक मत करो जब तक। समझ में आया? तो डेफिनेशन आपको खुद ही करना है तैयार, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। दोस्तों प्लीज ध्यान दो। प्लीज ध्यान दीजिए, डोंट स्पैम, देख लेंगे। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल में आपको एक रूल याद रखना है कि हम कैसे भरते हैं। ध्यान दीजिए, हम हमेशा n+l रूल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम ऑर्बिटल्स को भरते हैं तो सबसे पहले हम कम एनर्जी को भरते हैं, फिर ज्यादा एनर्जी को, ज्यादा एनर्जी को ज्यादा। यानी जब भी ऑर्बिटल्स को भरेंगे तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसको पहले भरना होता है। तो इसके लिए हम नियम क्या लगाएंगे, n+l रूल। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि भाई मेरे पास एक 3s ऑर्बिटल है और एक 3d ऑर्बिटल है, और आपको मैं देता हूं कि भाई आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे? तो हम बोलेंगे हम n+l रूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये है n है 3, इसको n बोलते हैं, n। ये 3 हो गया n, और l, s के लिए l 0 होता है, तो इसका आंसर है 3। फिर यहां भी n+l रूल लगाएंगे, तो n की वैल्यू 3 है और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो आंसर आ गया 5। तो n+l इसका ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, पर पहले इलेक्ट्रॉन हमें कम में भरना होता है, तो पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर इसमें तो कभी भी अगर आपको पता लगाना हो किसकी एनर्जी ज्यादा है और किसकी एनर्जी कम है, तो आप n+l रूल का इस्तेमाल करेंगे। और मान लो बाई चांस 2 बार आपने n+l लगाया और दोनों ही बराबर आ गया, इसका n+l और इसका n+l बराबर है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम? तो जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो कुल मिला के n+l से एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है पता लग जाएगा। लेकिन कभी n+l बराबर आ जाए तो n की वैल्यू देखनी है, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये कहानी मैंने आपको बताया, ये सब बातें आप नोट करते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कहानी क्या है दोस्तों कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए आपको ट्रिक याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं।
एसपीडीएफ लिख के 1 2 3 4 5 6 चलाना है, फिर दो छोड़ के 2 3 4 5, फिर दो छोड़ के हमने स्टार्ट कर दिया यहां से 3 4। सही चल रहा है ना। अब दो छोड़ देंगे तो एफ में स्टार्ट होगा, पता है किससे? दो छोड़ने के बाद और जाना पड़ेगा नीचे, देखो 7, ये 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, तो अब हमें यहां स्टार्ट करना पड़ेगा 4 से। तो कैसे गिनती हो रही है याद कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7, दो छोड़ के 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 चलता रहेगा ये, फिर दो छोड़ के 3 से स्टार्ट किया, फिर दो छोड़ के 4 से स्टार्ट किया, दो छोड़ के गिनती चलती रहेगी, दो छोड़ा 2 से स्टार्ट किया, फिर दो छोड़ा 3 से स्टार्ट किया, फिर हमने दो छोड़ दिया, 2 3 को छोड़ के 3 से स्टार्ट किया, फिर 3 4 को छोड़ के हमने 4 से स्टार्ट किया। तो ये आपको सेम टू सेम याद रखना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है। 1 2 3 4, दो छोड़ के काउंटिंग 2 से स्टार्ट हो गई, फिर दो छोड़ के काउंटिंग 3 से स्टार्ट हो गई, फिर दो छोड़ के काउंटिंग 4 से स्टार्ट हुई। मान लो मुझसे किसी ने बोला कि भाई सोडियम नाम का बंदा है और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, तो सोडियम नाम का बंदा है, मुझे 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं सोडियम के अंदर, तो मैं 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरूंगा? तो बहुत ही सिंपल नियम है दोस्तों, आपको लेफ्ट से लेके राइट की तरफ चलना है। और देखो पहले हम टकरा रहे हैं 1s से, तो यहां पर हम लिख देंगे 1s, फिर हम टकरा रहे हैं 2s से, तो यहां लिख देंगे हम 2s, फिर हम टकरा रहे हैं 2 से और उसके सामने p है तो हम 2p लिख देंगे। देखो पहले 1 के s से, 2 के s से, अगली बार हम 2 के सामने p है तो 2p लिख दिया हमने, फिर अगली बार टकराया हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ना है पूरा 3 से लेके s 3s, फिर अगली बार टकराएंगे हम नीचे आएंगे तो 3 के p से। तो जितना मर्जी आप ऐसे लिख सकते हो। अब भरने का तरीका क्या है अगर आपको याद हो तो s के अंदर 1 कमरा होता है, p के अंदर होते हैं 3 कमरा और d के अंदर होते हैं 5 कमरे, बताया था मैंने आपको। और एक कमरे में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो बाई चांस s के पास सिर्फ एक ही कमरा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर s के पास भाई एक ही कमरा होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। हाँ p के पास होते हैं 3 कमरे तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो अब तक हम कितने भर चुके हैं? 6 4 10 भर चुके। अब बच गया हमारा 11 इलेक्ट्रॉन में हम 10 भर चुके, तो एक हम यहां भर देंगे और ये हमारा खाली है इसलिए इसको भगा देंगे। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया करते हैं, किसी भी कंपाउंड का कर सकते हो। अब दोस्तों बस याद रखना कि जैसे डी है तो डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं क्योंकि डी में होते हैं 5 कमरे। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, अब जैसे कुछ एक्सेप्शन है मैं आपको बता दूं। एक्सेप्शन आपको मिलेगा कॉपर के लिए और क्रोमियम के लिए, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। वो एक्सेप्शन क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक्सेप्शन ये होता है, मैं आपको समझा दूं पहले ही, ये घर से करना, हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है कि जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक P और P का एक सेट है पूरा, और ये D का सेट है 1 2 3 4 5, और एक F का सेट है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं P में 6 भर सकता हूं तो मैंने 3 भर दिया, तो ये देखो 1 1 1, ये सिमेट्रिक है। कैसा है कि सबको 1 1 मिला है। और P में अगर मैं 6 भर दूं तो सबको 2 2 मिला है। वैसे ही D में मैं 5 भर दूं और D में 10 तो 1 1 मिला है या 2 2 मिला है। D अगर F है तो F में अगर मैं 7 भर दूं या F में 14 भर दूं, तो इनकी खास बात क्या है, इसमें सब में 1 1 है या फिर 2 2 है, 1 1 है या फिर 2 2, 1 1 है या फिर 2 2। तो ये ना सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक, या तो 1 या तो 2, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो सिमेट्रिक होता है वो होता है स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल। यानी कभी भी अगर हमें डी, सुनो, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना कॉपर की और क्रोमियम को, तो आपको लास्ट में ना डी में 9 दिखाई देगा, आपको डी में 9 दिखाई देगा। तो आप कुछ मत करना, इधर होगा 4s, मैं आपको लिख के दिखाता हूं क्या आएगा लास्ट में। लास्ट का लिख के दिखाऊं तो ऐसा लिखा होगा, देखो 4s2 3d, ध्यान दो प्लीज, 3d9,
और यहां पर ये हो सकता है 4s2 3d4। जब आप ये करोगे ना सॉल्व तो आपको समझ में आएगा। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको 4s2 3d9, सुनो ये घर से करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही करोगे तो आपको मिलेगा 4s2 3d9, ये मिलेगा 4s2 3d4। अब आपको मैंने पढ़ा दिया कि ये सिमेट्रिक और स्टेबल होते हैं, तो आप समझ गए। अरे भाई इस पे बैठ जाए यार जल्दी। देखो आपको मैंने पढ़ा दिया कि भाई D5 स्टेबल होता है और D10 स्टेबल होता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉपर का 29, क्रोमियम का 24, आप ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4s2 3d9 मिलेगा, 4s2 3d4। तो कुछ मत करना, इसको 10 कर देना और इसको एक कम कर देना और इसको भी कम करके इसको 5 कर देना, क्योंकि ये थोड़े एक्सेप्ट, क्योंकि हमें पता है D10 और D5 स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए हम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो यही एक्सेप्शन इसके अंदर आता है। बाकी सब कुछ आपको ऐसे लिखते जाना है, लास्ट में बस ये वाले चेंजेस करना है आपको। ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। अब दोस्तों सिमेट्रिक पढ़ लिया हमने, ये सब चीजें पढ़ ली हमने। ये पढ़ लिया कि जो ये हाफ फिल्ड है और ये फुल्ली फिल्ड है ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये आधा है, ये पूरा है, ये आधा है, ये पूरा, ये आधा है पूरा। रीजन क्या है? सिमेट्रिक की वजह से स्टेबल होते हैं। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल जो आपको एनसीईआरटी से देखना है, मैं बता दे रहा हूं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये आपको एनसीईआरटी से देखना है। शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको एनसीईआरटी से देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको नोट्स के बारे में पढ़ाता हूं मैं, नोट्स के बारे में। और ये नोट्स वाला हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होगा, ध्यान दीजिएगा। तो नोट्स क्या होता है दोस्तों? एटम्स के अंदर बता रहा हूं, एटम्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं, एटम के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता हमें, उसको हम नोड्स बोलते हैं। यानी ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 है, तो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है उस जगह को हम नोड्स बोलते हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हमेशा दो तरह के नोट्स मिलेंगे आपको, समझाता हूं मैं। एक होता है आपके पास, बताओ, रेडियल नोट्स। क्या बात है, रेडियल नोट्स का फॉर्मूला याद नहीं होगा किसी को? और एक होता है आपका एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स एंड एंगुलर नोट, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ रेडियल नोट्स का फॉर्मूला याद है किसी को? और एंगुलर नोट्स का? एल। गुड। एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला एल होता है और रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है आपका एल माइनस एन माइनस 1। ठीक है, ये नोट्स के फॉर्मूले हैं। और टोटल नोट्स निकालना हो तो सिंपल है, जब भी टोटल नोट्स निकालना हो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एल कट जाए, एन माइनस एल माइनस 1 होगा। कौन था ये बुद्धू? एन माइनस एल माइनस 1। ठीक है, टोटल नोट्स होगा। जब आप टोटल नोट्स निकालोगे तो एल से एल कट जाएगा और आंसर आएगा एन माइनस 1। तो रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स, दोबारा बोल रहा हूं, इनके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन वैसे मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नोट्स हो गया, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आप एनसीईआरटी से देखो। फिर भी मैं फेमस शेप्स आपको बता दूं, हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल्स होते हैं स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का डंबल शेप होता है, डंबल की तरह। और डी के लिए होता है डबल डंबल, डी का होता है डबल डंबल शेप। तो बस शेप वाला काम भी हो गया, नोट्स भी पता लग गया। ठीक है ना, और सारे फॉर्मूलेस हमने कवर कर लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की हम कवर कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से चैप्टर आपका खत्म होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपको क्वेश्चंस के थ्रू बची हुई चीजें करवा दी जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और हम थोड़ी देर में 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे नया कुछ। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।
हाँ सॉलिड वाला होना है अभी। धीमे ये सॉलिड वाले में मिलते हैं 5 मिनट बाद।